Science Galaxy. Welcome to our channel Science Galaxy, where we learn science in simple ways. Don't forget to like, subscribe and share the video. हेलो स्टूडेंट्स, नाउ अब हम नेक्स्ट पार्ट आगे बढ़ते हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। अब तक हमने ग्राम मॉलिक्यूलर वेट डिस्कस करा है, अब हम इसका यूज़, नॉर्मेलिटी और आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन। फॉर एक्सेस ऑफ प्रीवियस पार्ट्स, अगर पहले वाले पार्ट्स देखने हैं तो मैं आपको लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ देख लीजिए। टॉपिक को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। कुछ इक्वेशंस हमारी नहीं होती बैलेंस, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिफ़िकल्टी हो रही है बैलेंस करने में तो हम क्या करेंगे, बस हम उन सब के ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स निकाल लेंगे। हम कहेंगे इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करके इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट और इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट देता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट हो जाता है। इसका यूज़ भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया है ना। और ग्राम इक्विवेलेंट वेट का हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, जो भी उसका मॉलिक्यूलर वेट है उसे डिवाइड कर दो किससे, n से। n क्या होता है, n होता है एसिड के केस में बेसिसिटी, बेस के केस में एसिडिटी और सॉल्ट के केस में टोटल पॉजिटिव चार्ज। कौन सा वाला चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, या फिर कह सकते हैं टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एन आयन। ठीक है भाई, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो जाता है, वो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है। चलो एक रिएक्शन और कर लेते हैं। एक रिएक्शन में हमारा NaOH H2SO4 के साथ मिल रहा है, लेकिन इस बार पता है क्या बना रहा है, इस बार बना रहा है NaHSO4 प्लस H2O। अगर टेम्परेचर लेस देन 200 लेते हैं ना तो यही बनता है। तो भाई अब ये बन रहा है, तो अब इसका ग्राम इक्विवेलेंट जब हम निकालेंगे ना, हम इसका तो कह देंगे कि 40 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। एक OH दिख रहा है, इसे 1 से डिवाइड कर दो। इसका हमें 98 पता है, कितने आयनाइजेबल H दिख रहे हैं, इसे 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन यहीं पर हमारी बात गलत हो जाएगी, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इसका सिर्फ एक H प्लस जो है वो आयनाइज हुआ है। इसका सिर्फ एक H प्लस आयनाइज हुआ है, OH के साथ जाकर वाटर बनाया है सिर्फ एक H प्लस ने। एक हाइड्रोजन एज इट इज़ यहीं पर रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसका फ़िलहाल आयनाइजेबल H, इसके कितने आयनाइजेबल H है इस रिएक्शन में, इसका सिर्फ एक आयनाइजेबल H है इस रिएक्शन में। अगर हम बात करते हैं, चलो हमारा NaOH है, वो H3PO4 से रिएक्ट कर रहा है। हमें पता है इसकी 4 में से 1 गए 3, इसकी तो भाई एसिड है, इसकी बेसिसिटी 3 है। लेकिन भाई ये रिएक्ट करके पता है क्या दे रहा है, ये रिएक्ट करके दे रहा है NaHPO4 Na2HPO4 और प्लस H2O। बैलेंस हमें करने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन हमें क्या देखना है कि आयनाइजेबल H कितने हैं इस एसिड के। इस एसिड में हम देख सकते हैं, एसिड में ना कितने, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है 40/1, लेकिन दिक्कत इसमें है। इसमें वैसे हम इसके वेट को 3 से डिवाइड कर देते क्योंकि भाई इसकी बेसिसिटी 3 है, लेकिन इसने क्या करा, एक H तो इसका ऐसे ही पड़ा है, ये रहा। मतलब इसने सिर्फ दो H को आयनाइज करा है, एक H तो इसका एज इट इज़ पड़ा है। तो इसका मतलब इस केस में इसका आयनाइजेबल H है 2। अगर ऐसा हुआ होता NaOH प्लस H3PO4 गिव्स NaH2PO4 प्लस H2O। भाई अब क्या है, अब तो इसने दोनों हाइड्रोजन को अपने पास रखा है, सिर्फ एक H को भेजा है। तो इसका आयनाइजेबल H कितना है, इसका आयनाइजेबल H 1 है। इसके कितने आयनाइजेबल H है, इसके आयनाइजेबल H 1 है। सेम केस होता है बेस के साथ। बेस के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे हम बात करें CaOH होल ट्वाइस की, ये रिएक्ट कर रहा था HCl से। पता है इसने क्या दिया, इसने दिया CaOH Cl प्लस H2O।
ऐसा भी रिएक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वैसे हमारा नॉर्मल क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस प्लस HCl गिव्स CaCl2 प्लस H2O। तो इस केस में भाई, इस केस में ना एक OH तो एज इट इज इसने अपने पास रखा, सिर्फ एक OH को आयनाइज करा है, तो इसमें नंबर ऑफ आयनाइजेबल OH कितने हैं, 1 है इस रिएक्शन पर। मतलब रिएक्शन पर भी डिपेंड करता है ना। इसमें आयनाइजेबल H कितने हैं, इसमें आयनाइजेबल H 2, OH आयनाइजेबल OH 2 है, इसने दोनों OH को आयनाइज कर दिया। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा, अब भाई जितना आयनाइजेबल OH है उससे ही तो हम डिवाइड करेंगे, ये हमारा मतलब एक तरीके से N हो गया जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है भाई, N से हम डिवाइड कर देते हैं, क्या निकालने के लिए, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए। तो ये हमारा ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्वेशन पे भी कई बार डिपेंड करता है। तो इक्वेशन को हम ध्यान से देखेंगे, हम कहेंगे जितने भी आयनाइजेबल OH हैं, जितने भी आयनाइजेबल H हैं, है ना, एसिड के केस में जितने आयनाइजेबल H हैं, बेस के केस में जितने आयनाइजेबल OH हैं, और हमारे अगर सॉल्ट है, सॉल्ट वाली क्लास, तो उसमें कैटायंस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है या एनायन पर कितना नेगेटिव चार्ज है, वो उसकी क्या कहलाती है, वो उसकी एक्स फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर कहलाता है। एक्स को हम कहते हैं वैलेंसी फैक्टर, एक्स या एन कुछ भी मान लो, वो क्या होता है, हमारा वैलेंसी फैक्टर होता है। अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पर, जिसे हम कहते हैं नॉर्मैलिटी। अब ये नॉर्मैलिटी क्या चीज़ है, नॉर्मैलिटी, ठीक है, नॉर्मैलिटी क्या चीज़ है, हमने मोलैरिटी पढ़ा है, मोलैलिटी पढ़ा है। अब ये नया टॉपिक है जिसे हम कहेंगे नॉर्मैलिटी। कैपिटल N से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। होता क्या है, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जो हमने अभी इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखा ना, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है भाई, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, उसे ही हम उसकी नॉर्मैलिटी कहेंगे। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर इसकी यूनिट हो जाएगी नॉर्मैलिटी की। ठीक है भाई, हमारी कुछ चीज़ें कभी कभी हम और यूज़ कर लेते हैं, जैसे हम यूज़ करते हैं सेमी नॉर्मल, हम कभी कभी लिखा देखेंगे बाय नॉर्मल, सेमी नॉर्मल या डेसी नॉर्मल या सेंटी नॉर्मल। ठीक है भाई, सेमी नॉर्मल का मतलब क्या होता है, सेमी, आधा, सेमी सर्कल भी तो होता है, सेमी मतलब आधा नॉर्मल, आधा नॉर्मैलिटी है उसका। बाय नॉर्मल, बाय नॉर्मल का क्या मतलब होता है, बाय का तो हमें पता है मतलब 2, तो 2 नॉर्मल। सेंटी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल क्या होता है, सेंटी नॉर्मल हमारा क्या होता है, सेंटी नॉर्मल, सेंटीमीटर पता है ना, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, सेंटी क्या होता है 1/10, नहीं 1/100 नॉर्मल। सेंटी नॉर्मल क्या होता है 1/100 नॉर्मल। डेसी नॉर्मल क्या होता है, डेसी नॉर्मल भी चीज़ होती है, डेसी नॉर्मल क्या होता है 1/10 नॉर्मल। डेका नॉर्मल भी होता है एक, डेका नॉर्मल क्या होता है, डेका नॉर्मल होता है हमारा क्या होता है, डेका नॉर्मल 10 नॉर्मल। तो ये हमारी नॉर्मैलिटी होती है। नॉर्मैलिटी क्या होती है, कितने ग्राम इक्विवेलेंट वेट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसे ही हम क्या कहेंगे कि वो उसकी क्या है, वो उसकी नॉर्मैलिटी है। ठीक है, वही उसकी नॉर्मैलिटी कहलाती है। तो भाई नॉर्मैलिटी क्या हो गया, नॉर्मैलिटी हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब जितना भी हमारा उसका इक्विवेलेंट वेट है उसे हम किससे डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम किस में होनी चाहिए, इन लीटर। इक्विवेलेंट वेट हम निकालना सीख चुके हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, जो भी उसका मॉलिक्यूलर वेट हो उसे वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दो। ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादातर मिलीलीटर में गिवन होती है अपॉन वी। इक्विवेलेंट वेट, ये तो हमारा क्या है, इक्विवेलेंट वेट है, हमें इक्विवेलेंट वेट नहीं चाहिए, इसे हम किससे भी डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n से तो हमने डिवाइड कर दिया।
है ना भाई। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जितने भी हमारे, देखो भाई हमारा वो क्या होता था, मोलारिटी, मोलारिटी क्या होता था, जो भी हमारा क्या है उसमें हम यूज़ करते थे नंबर ऑफ मोल्स, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट और अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है भाई, तो जो भी हमारा वेट होता था उसे मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते थे, इनटू 1000 बाय वॉल्यूम कर देते थे। अब हमें क्या करना है, हमें जो भी हमें गिवन वेट होगा ना, गिवन वेट, उसे किससे डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा गिवन वेट होता था उसे भाई, उसे मॉलिक्यूलर वेट से नहीं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n से डिवाइड करेंगे। नॉर्मैलिटी निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं, नॉर्मैलिटी जो होती है वो क्या होता है, जो भी हमारा गिवन वेट है, गिवन वेट, उसे किससे डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से नहीं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर से। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वही हमारा जो वैलेंसी फैक्टर नहीं था, वैलेंसी फैक्टर n था, इनटू 1000 बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में गिवन हो, हमें पता है ये जो फर्स्ट टर्म है ना और लास्ट टर्म ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो n मतलब जो वैलेंसी फैक्टर है भाई, ये n अलग है, इसे स्मॉल n ले लो, ये हमारा वैलेंसी फैक्टर है, इनटू जो भी हमारा गिवन वेट है सॉल्यूट का अपॉन उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, इनटू जो 1000 अपॉन वॉल्यूम। ये हमारी नॉर्मैलिटी होती है। ठीक है, नॉर्मैलिटी निकालने का तरीका क्या होता है, नॉर्मैलिटी निकालने का तरीका है कि भाई जो भी हमारा, हम पहले क्या किया करते थे, जैसे हमें गिवन है 98 ग्राम H2SO4 है हमारा। ठीक है, हमारा H2SO4 98 ग्राम है और इन 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलारिटी, हमें निकालनी है मोलारिटी। कैसे निकालते थे, हम करते थे 98 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट वो भी 98 इंटू 1000 बाय 250, ये आ जाता था 4 मोलर। अब अगर इसकी ही नॉर्मैलिटी निकालनी हो, नॉर्मैलिटी कैसे निकालेंगे, नॉर्मैलिटी निकालने के लिए बस क्या करेंगे, ये क्या है हमारा गिवन वेट है, इसे मॉलिक्यूलर वेट से ना डिवाइड करके इसे किससे डिवाइड करेंगे, इसके मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 ही आएगा, है ना। इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे ना, 2 + 32 + 64, तो 98 ही आएगा। 98 को हम किससे भी डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ आयनाइजेबल H यानी कि 2 और इंटू 1000 बाई 250, ये आ जाएगा 8 नॉर्मल आ जाएगा। तो भाई अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, हमारा नॉर्मल मोलारिटी में क्या रिलेशन है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करके देखें आपस में, नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला हो गया, जो भी हमारा गिवन वेट है उसे हम किससे डिवाइड कर देंगे, मॉलिक्यूलर वेट से नहीं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन जो भी उसका वैलेंसी फैक्टर नहीं निकाला हमने इतनी सारी चीज़ों का, एसिड के केस में बेसिसिटी, बेस के केस में एसिडिटी, है ना, और सॉल्ट के केस में पॉजिटिव पर कितना चार्ज है ना, वो हमारा क्या होता था, वैलेंसी फैक्टर n होता था, स्मॉल n से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर, वॉल्यूम मिलीलीटर में ही ज़्यादातर गिवन होती है, इसलिए 1000 भी हम लगा ही देते हैं फॉर्मूले में। मोलारिटी क्या होता है, जो भी गिवन वेट है अपॉन जो भी मॉलिक्यूलर वेट है इनटू 1000 बाय वॉल्यूम। अब इनको एक बार डिवाइड करके देखते हैं भाई, जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा देखो क्या होगा, n/m इज इक्वल टू गिवन वेट से गिवन वेट कैंसिल, मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूलर वेट कैंसिल, 1000 बाय वॉल्यूम से 1000 बाय वॉल्यूम कैंसिल। ठीक है भाई, ये सब तो हो गया कैंसिल, सिर्फ क्या बचा है, n। नॉर्मैलिटी क्या है, n टाइम्स मोलारिटी, मतलब अब हमें दे दिया कि भाई हमारा ना 3 मोलर सॉल्यूशन है, मतलब मोलारिटी तो 3 है, m है। ठीक है, 3 मोलर सॉल्यूशन
हमारा 3 मोलर सोल्यूशन है, ठीक है, 3 मोलर सोल्यूशन और किसका है, H2SO4 का है। हमें कैलकुलेट करना है, ज़रा बताओ नॉर्मेलिटी कितनी, हमने मोलारिटी बता दी। नॉर्मेलिटी क्या होगी, नॉर्मेलिटी तो हमें ऐसे कैलकुलेट करना आता था, मोलारिटी के थ्रू कैसे कैलकुलेट करें, बस n कितना है इसके, 2 आयनाइजेबल H है, मोलारिटी कितनी है 3, तो बस इसकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी 6, ठीक है। तो अगर हमें मोलारिटी पता है, नॉर्मेलिटी निकालना है, तो बस उसे वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, वही हमारा क्या हो जाता है, नॉर्मेलिटी हो जाता है, ठीक है, वही हमारा नॉर्मेलिटी हो जाता है, ठीक है ना भाई। तो हमें पता चल गया हमारा क्या होता है, हमारा जो भी मोलारिटी है ना, जो भी मोलारिटी है उसको n से मल्टीप्लाई करो, हमारा क्या आ जाएगा, हमारा नॉर्मेलिटी आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। अब हमने 2 चीज़ें थी उन्हें मिक्स करा, अब हम पूछ रहे हैं उसकी मोलारिटी बताओ ज़रा क्या होगी उसकी मोलारिटी, ठीक है। अब जो मिक्स करने वाली चीज़ें वो दोनों एसिड हो सकती हैं, वो दोनों बेस हो सकते हैं, एक एसिड और एक बेस हो सकता है ना भाई, कुछ भी हो सकता है। तो हम तीनों केसेस डिस्कस करते हैं कि अगर हम पूरा मिक्सचर ले रहे हैं तो उसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी, उसकी जो नॉर्मेलिटी है वो कितनी होगी। तो भाई एक सिंपल सी बात है, ये हमारा था एक बीकर, ये हमारा दूसरा था, इन दोनों को मिक्स कर दिया और ऐसे बन गया। इसकी नॉर्मेलिटी n1 ले लेते हैं, इसकी नॉर्मेलिटी n2 ले लेते हैं, इसकी नॉर्मेलिटी n ले लेते हैं, वो हमें कैलकुलेट करनी है। इसकी वॉल्यूम V1 ले लेते हैं, इसकी वॉल्यूम V2 ले लेते हैं, इसकी वॉल्यूम क्या हो गई, दोनों को मिक्स कर दिया ना हमने, तो V1 प्लस V2 हो गई इसकी वॉल्यूम, ठीक है भाई। हमने एक फॉर्मूला पहले पढ़ा था मोलारिटी के लिए कि M1V1 इक्वल टू M2V2, और अगर हम 2 चीज़ों को मिक्स करते हैं ना, मोलारिटी के केस में भी नॉर्मेलिटी के भी केस में भी, है ना, तो क्या होगा भाई, देखो इसके जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट है वो इसके ग्राम इक्विवेलेंट से मिल जाएंगे, ठीक है। तो होगा क्या भाई, इसका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अगर हम लें तो वो क्या होता है, जो भी ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, उसे वॉल्यूम से डिवाइड कर देते थे, है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऐसे नहीं निकालते थे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n भी कर देते थे, n जिसमें एक वैलेंसी फैक्टर हुआ करता था। तो भाई जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट वेट है उसे हम किससे डिवाइड कर देते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट को हम डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम से, तो हमारी नॉर्मेलिटी निकल जाती है। वॉल्यूम लीटर में ही होनी चाहिए, नहीं तो इंटू 1000 भी लिखना पड़ेगा ऊपर। तो इस केस में N1V1 है हमारा ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ऐसे इस केस में N2V2 होगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट, इस केस में N इंटू V1 प्लस V2 होगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं, ये बन रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट मिले और इसका ग्राम इक्विवेलेंट बन गया, है ना भाई। इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट वेट हमारे मिले होंगे, इसका ग्राम इक्विवेलेंट बन गया होगा। तो N1V1 प्लस N2V2, और इस V1 प्लस V2 को तो ज़रा नीचे ले जाओ, वो हमारा N हो जाएगा, नॉर्मेलिटी हो जाएगी। तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर कितनी होगी, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, वो पूरे मिक्सचर की नॉर्मेलिटी होगी। अब हम एसिड बेस के मिक्सचर्स डिस्कस करते हैं। अब हम मान लेते हैं ये भी हमारी एसिड थी, ये भी हमारी एसिड थी, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर ये भी एसिड हो, ये भी एसिड हो, इसके मान लेते हैं कितने Na, इसकी वॉल्यूम Va मान लेते हैं। बेस की, चलो पहले दोनों एसिड कंसिडर कर लेते हैं। दोनों एसिड्स हैं तो भाई ये N1V1 ही मान लेते हैं, N1V1 और N2V2 दोनों मिले, इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी, ये जो हमारा टोटल मिक्सचर बन गया है इसकी नॉर्मेलिटी होगी N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। वो क्या हो जाएगी, इसकी
नॉर्मैलिटी हो जाएगी। अगर दोनों एसिड हैं तो भी यही बात, अगर दोनों बेसिस है तो भी यही बात। लेकिन दिक्कत आएगी जब एक तो एसिड हो जाए और एक हो जाए बेस। ये हमारा इस बार एसिड है, ये इस बार हमारा बेस है। हमें पता है एसिड और बेस तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉल्ट बना लेते हैं। इसकी वॉल्यूम वही V1 + V2 होगी, इसकी नॉर्मैलिटी n मान लेते हैं। ठीक है भाई, दो केसेस हो सकते हैं, या तो एसिड ज़्यादा है या बेस ज़्यादा है। अगर एसिड ज़्यादा होगी तो हमारा ये जो बनेगा ना टोटल, ये भी एसिडिक होगा, सॉल्ट थोड़ा सा एसिडिक होगा। अगर बेसिक ज़्यादा है तो थोड़ा सा बेसिक हो जाएगा, एसिड ज़्यादा है तो एसिडिक, बेस ज़्यादा है तो बेसिक। तो दो चीज़ें हो सकती हैं भाई, या तो NaVA ज़्यादा है NbVb से, या भाई NbVb ज़्यादा है NaVA से। इस केस में सॉल्ट थोड़ा सा एसिडिक हो जाएगा, इस केस में थोड़ा सा बेसिक हो जाएगा। एसिड बेस आपस में न्यूट्रलाइज करते हैं ना, तो जो अब तक हम प्लस करते आ रहे थे, बस इसकी केस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब n अगर एसिडिक है तो NaVA माइनस NbVb। हमें ये भी पता है भाई, हम ना बड़ी वैल्यू में से ही तो छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। तो जो वैल्यू ज़्यादा है बस NaVA माइनस NbVb, इन दोनों का डिफरेंस करा और अपॉन क्या कर दिया, ये किसके इक्वल होना चाहिए था, इसकी नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम। ये इक्वल होना चाहिए था नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम। ये V1 + V2 नीचे पहुंच जाएगा। बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो NbVb माइनस NaVA क्या होता, N इंटू VA + VB। ठीक है भाई, इसका ग्राम इक्विवेलेंट इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट के सम के इक्वल होता। ये VA + VB को नीचे ले जाओ जरा, ये आ जाएगी इसकी नॉर्मैलिटी। तो नॉर्मैलिटी ऑफ मिक्सचर की बात करें, दोनों एसिड्स हैं या दोनों बेस हैं, तो हम क्या करेंगे, N1V1 + N2V2 अपॉन V1 + V2। एक एसिड है दूसरा बेस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 + V2। और हम हमेशा बड़े में से ही तो छोटा माइनस करेंगे, तो बस बड़े में से छोटा माइनस करके टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। वो टोटल मिक्सचर की क्या आ जाएगी, नॉर्मैलिटी आ जाएगी। इस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा एक था 0.4 नॉर्मल और 500 मिलीलीटर, ये हमारा HCl था एसिड वाला। ये मतलब हमारा हो गया Na, ये हो गया Va, HCl है ये हमारा। ठीक है, ये किससे रिएक्ट करा, ये KOH से रिएक्ट करा है। KOH की वॉल्यूम दे रखी है 300 मिलीलीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया Vb। इसका हमें NB कैलकुलेट करना है कि NB इसका कितना होगा अगर इन्होंने आपस में खुद को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर लिया। बिल्कुल न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या है कि इसका NaVA जो है न्यूट्रलाइज कर दिया, वो NbVb के इक्वल होना चाहिए। भाई अगर NaVA ज़्यादा होता था तो एसिडिक होता था, NbVb ज़्यादा होता था तो बेसिक होता था, दोनों इक्वल हो गए तो न्यूट्रल। बस अब क्या करेंगे, Na कितना है 0.4 है, Va कितना है 500, Nb कितना है कैलकुलेट करना है हमें, Vb 300 है। बस इसके थ्रू हम कैलकुलेट कर लेंगे इजीली, है ना भाई। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक हमारा क्या था 0.5 नॉर्मल था, 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन, ये हमारा है H2SO4 का। ये कंबाइन करता है, किससे कंबाइन करता है, ये रिएक्ट किससे कर गया, ये रिएक्ट कर गया भाई 0.4 नॉर्मल 300 मिलीलीटर सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन हमने लिया है, हमने CaOH का सॉल्यूशन लिया है। इन दोनों को मिक्स करके एक मिक्सचर आया, उसकी हमें नॉर्मैलिटी बतानी है।
एक एसिड है एक बेस है, क्या फॉर्मूला था, NaVa माइनस NbVb अपॉन Va प्लस Vb। अब NaVa को मल्टीप्लाई करो, NbVb को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को प्लस कर दो, है ना। अगर दोनों एसिड होते तो NaVa प्लस NbVb, सॉरी मतलब जो दूसरा था N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। लेकिन अगर एक एसिड एक बेस होता है तो बस क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये पूरा नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट था, ग्राम इक्विवेलेंट वेट था, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी का मोलारिटी के साथ रिलेशन, है ना। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला याद है ना अभी भी हमें, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता था, जो भी वेट है उसे मॉलिक्यूलर वेट से नहीं, किससे डिवाइड करो, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x वैलेंसी फैक्टर से इंटू 1000 बाय वॉल्यूम, ठीक है। बस ये फॉर्मूला हो जाता था। मोलारिटी का भी हमें पता है, उसमें बस ये x ही तो नहीं आता था, बाकी सब तो आता था। तो बस इन दोनों के बीच में रिलेशन भी क्या हो जाता था, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो जाता था, मोलारिटी। ऐसे भी समझ सकते हैं, ये x ऊपर पहुंच गया, x इंटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाय v, ये वाली चीज़ तो पूरी मोलारिटी है। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, जो हमने x लिया है उसे इंटू करो किससे, मोलारिटी के साथ। जो हमारा वैलेंसी फैक्टर है उसका प्रोडक्ट कर दो मोलारिटी के साथ, हमारी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट हो जाती है। तो ये मोलारिटी का कंसेप्ट था, ठीक है भाई। अब एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसे हम कहेंगे पार्ट्स पर मिलियन। छोटा सा टॉपिक है, PPM, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं PPM, फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सॉल्यूट के जो पार्ट्स होंगे ना वो 1 मिलियन सोल्यूशन के पार्ट्स में होंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं भाई, हमारा जो है ना, हमारा MgCl2 है ना, वो पता है कितना है, वो हमारा 5 ppm है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है 5 पार्ट्स हैं MgCl2 के, 5 पार्ट्स ऑफ MgCl2 इन 1 मिलियन क्या होता है, 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। बहुत कम क्वांटिटी में अगर हो ना तो हम उसे क्या कह देते हैं, ppm में कह देते हैं, है ना भाई। दवाइयों में काफ़ी टाइम लिखा होता है ये इतना ppm है, ये इतना ppm है, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन पार्ट में उसका उतना पार्ट है, ठीक है। बहुत ही छोटी यूनिट है, अगर हमारा पार्ट्स पर मिलियन में गिवन है ना तो मतलब बहुत कम क्वांटिटी में है वो, ठीक है भाई। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होते हैं, उस सॉल्यूट के कितने पार्ट्स हैं किसमें, 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, हमारा CHCl3 है, क्लोरोफॉर्म है, इसका हमें 15 ppm दे रखा है। हमें इसकी 2 चीज़ें निकालनी है, एक तो मास परसेंटेज निकालना है, एक हमें मोलालिटी कैलकुलेट करनी है। ये 2 चीज़ें हमें निकालनी है। हमें क्या गिवन है, हमें इसका क्या गिवन है भाई, हमें इसका पार्ट्स पर मिलियन, 15 पार्ट्स पर मिलियन गिवन है। ppm का मतलब क्या था, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 15 ppm ऑफ क्लोरोफॉर्म का मतलब क्या है, 15 पार्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म, 15 पार्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म इन 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ये मतलब होता है इसका, सिंपल सा, है ना भाई। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। मास परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ppm में है 15 तो सॉल्यूट है, पूरा सोल्यूशन कितना है, 10 की पावर 6 है इंटू 100। ये क्या आ जाएगा, 15 इंटू 10 की पावर -4।
परसेंटेज। ये हमारा क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज। ये हमारा मास परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा, है ना भाई। ये हमारा मास परसेंटेज कैलकुलेट हो गया। सेकंड हमें क्या कैलकुलेट करना था, सेकंड हमें कैलकुलेट करनी थी इसकी मोलालिटी। अब हमें इसकी मोलालिटी भी कैलकुलेट करनी है। तो मोलालिटी कैसे कैलकुलेट होती है, मोलालिटी कैलकुलेट करने का भी एक छोटा सा फॉर्मूला है। जो भी हमारा वेट है सॉल्यूट का, उसे उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, इंटू 1000 करो, और वेट ऑफ सॉल्वेंट, सिर्फ एक इकलौती चीज़ है मोलालिटी जिसमें नीचे ना सॉल्वेंट आता है, नहीं तो ज़्यादातर ऊपर सॉल्यूट वाली चीज़ आती है और नीचे पूरे सोल्यूशन वाली चीज़ आ जाती है ना। तो हमारा वेट कितना है, हमारा 15 वेट है सॉल्यूट का। इसका मॉलिक्यूलर मास तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, CHCl3 है, CHCl3, कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन होता है 1, क्लोरीन होता है 35.5, उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब हमें बस दिक्कत ये है, हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता। वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता तो क्या है, हमें सॉल्यूशन का वेट पता है, हमें भाई उसका भी वेट पता है, क्लोरोफॉर्म का भी वेट पता है। ठीक है भाई, पूरे सॉल्यूशन का जो वेट होता है वो क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट होता है। सोल्यूशन, पूरा सोल्यूशन कितना है, 10 की पावर 6 है। इसमें सॉल्वेंट हमारा कितना है भाई, सॉल्वेंट हमें दिख रहा है ना, सॉल्वेंट कितना दिख रहा है हमें, सॉल्वेंट हमें दिख रहा है 15, नहीं सॉल्वेंट कहाँ पता है हमें, प्लस सॉल्यूट पता है, सॉल्यूट हमारा 15 है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 10 की पावर 6 माइनस 15। स्मॉल m हम मोलालिटी कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें गिवन वेट हमारा कितना है, गिवन वेट हमारा 15 है, ये हम पूरा कैलकुलेट कर लेंगे इंटू 1000 अपॉन 10 की पावर 6 माइनस 15। इसको सॉल्व करना है। अगर चाहो तो 10 की पावर 6 माइनस 15 को अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर 6 ही लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, 10 की पावर 6 का मतलब होता है 1 मिलियन। अब हमारे पास 1 मिलियन रुपीज़ थे, हमने 15 रुपीज़ किसी को डोनेट कर दिए, तो अभी भी तो 1 मिलियन रुपीज़ ही रहे अप्रॉक्सीमेटली, मतलब बहुत लगभग 1 मिलियन ही आ जाएगा, 999 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे लगभग 10 की पावर 6 भी ले सकते हैं कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। हमारा ईजिली क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये हमारी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स थी जो अब ख़त्म हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह को डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में टॉपिक्स रह गए हैं। Thanks for watching the video. I hope you like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe.